नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं विजय विद्रोही। हरियाणा में पंचायत चुनाव सर पर हैं। ऐसे में कोई दूसरी शादी कर रहा है, कोई पढ़ी लिखी बहू ला रहा है, तो कोई बिना दहेज के ही शादी करने के लिए तैयार है। आखिर हरियाणा के पंचायत चुनाव में विजय हासिल करने का विजय फैक्टर है क्या? इसकी विवेचना, इसकी पड़ताल आज हम अपने खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में करेंगे। यह है रहती देवी, करनाल जिले के सांथड़ी गांव की पूर्व सरपंच। गांव के विकास के लिए बहुतेरे काम किए। मैरिज हॉल बनवाया, आंगनबाड़ी का निर्माण करवाया, पंचायत की जमीन पर से अतिक्रमण हटवाया, जिसकी कीमत आज 10 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन रहती देवी इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगी, क्योंकि वो सिर्फ 4 क्लास पास है। ना जी, मैं नहीं रखता। अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, काम कराने चाहिए। सुने समझ, क्यों अनपढ़ भी करा सका और पढ़ा लिखा भी करवा सका, यह तो बात नहीं। दिमाग होना चाहिए, समझ, काम करवा सका सब। रहती देवी की तरह करीब 68% महिलाएं पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगी, जो 10 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। शैक्षणिक योग्यता का नया कानून हरियाणा सरकार ने बनाया है। अगर आप सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवार हैं, तो आपके लिए 10वीं पास होना जरूरी है। रहती देवी जैसी महिलाओं के लिए 8वीं पास। इसी तरह दलित पुरुष के लिए भी 8वीं पास होना जरूरी कर दिया गया है। यहाँ तक कि 5वीं पास दलित महिला ही अब चुनाव लड़ सकती है। अगर लोकसभा या विधानसभा चुनाव से इसकी तुलना करें, तो वहाँ साक्षर होना ही जरूरी है। वैसे हरियाणा सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट भी सही ठहरा चुका है, लेकिन गाँव के लोगों को ये पच नहीं रहा है। ये ना बहुत काम करे जी, ये ना पार्क करवाया है और गलियां बनवाई, वो परली गली सी 16 गलियां, और जी जोहड़ का करवाया रखा मोरा, तो उस पर भी बनवा आगे। पढ़े लिखे भी नहीं करवा सकते बाज जितना इन्होंने पढ़ना करवा दिया। एक कहावत है कि तू डाल डाल मैं पात पात। हरियाणा सरकार ने नया नियम बनाया तो लोगों ने भी इसका तोड़ ढूंढ निकाला। मेवात इलाके में हमें बहुत से ऐसे केस मिलते हैं जिसमें बहुत से सरपंचों ने इसलिए दूसरी शादी कर ली कि वो अनपढ़ थे और वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे, या फिर उनकी जो सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो गई और उनकी घर की पहली पत्नी अनपढ़ थी, इसलिए वो पढ़ी लिखी 8वीं पास एक दूसरी महिला से निकाह कर लिया। ऐसा नजारा शायद ही आपने देखा होगा। जहीरा बेगम अपनी सौत साजिदा का सरपंच का पर्चा भरवाने खुद आई हैं। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात है कि जहीरा ने ही अपने पति हनीफ पर 8वीं पास साजिदा से दूसरी शादी करने का दबाव डाला। हमारे साथ जहीरा हैं जो पहली पत्नी है और साजिदा हैं जो दूसरी पत्नी है। तो जहीरा, आप दूसरी शादी के लिए सौत लाने के लिए कैसे तैयार हैं? जी, हमारे पति अब से पहले सरपंच है और फिर अब भी उन्हें सरपंच बने के जाओ, जैसे मैं अनपढ़ हुआ, अपने पति के लिए दूसरी शादी करवाई, 8 पढ़े। तो जरूरी तो नहीं है ना कि अगर वो सरपंच नहीं रहेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? जी, जब आपसे पहले सरपंच हो तो अब ना इलेक्शन ना लड़न थे, हम बेच जीते जाओ, जैसे फिर दूसरी शादी कर लें, अपनी छोटी बहन तरह रख लेंगे अपने प्यार से घर में। साजिदा, तो आप क्या सरपंच का चुनाव लड़ना चाहती हैं, या आपको एक शर्त थोप दी गई कि शादी तभी होगी, निकाह तभी होगा जब आप सरपंच का चुनाव लड़ेंगे? ऐसी कोई शर्त नहीं, अपनी मर्जी से करिए, और इसलिए करिए कि आपकी उनकी बेइज्जती है। या वहाँ में आप पहले भी सरपंच है, 5 साल पहले भी, और फिलहाल भी सरपंच है, और सरपंच खड़ा होना जरूरी है। तो आप सरपंच बनेंगी तो गांव के लिए क्या करेंगे? गांव की रक्षा करेंगे, मतलब जैसे बिजली है, जैसे पानी है, और मतलब जैसे दगड़ा हैं, इनको बनवाने की पूरी हेल्प करेंगे, बढ़िया काम करेंगे। दरअसल मोहम्मद हनीफ की सीट इस बार महिलाओं के लिए आरक्षित हो गई। चूंकि उनकी पत्नी जाहिरा अनपढ़ थी और चुनाव नहीं लड़ सकती थी, इसीलिए ये तोड़ निकाला गया। मैंने ये निकाला, मेरी जो पहली घरवाली थी उन्होंने कहा कि मैं अपने, क्या नाम है, हमारे परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, मैं आपके लिए
अपनी मर्जी से उन्होंने क्या नाम है दूसरी शादी मेरे को कराया कि हमारे परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। उसने आपने दबाव डाला या उन्होंने कहा? नहीं, उन्होंने कहा कि मैं अपने पति की विरासत बचाने के लिए मैं आपके लिए दूसरी शादी करा देती हूँ। कि सरपंची में ऐसा क्या है जो विरासत बचा के रखा है? विरासत बचा के रखा कि गांव के लोग और क्या नाम गांव में 5 साल के पीरियड में कोई किसी की पार्टीबाजी वो हमने खत्म करा दिया और आपस में सबका भाईचारे से मेल चल रहा। और 5 साल के पीरियड में कोई मुकदमा मेरे गांव का थाने में FIR दर्ज नहीं है जी। तो अब आप एक 8वीं पास एक ऐसी महिला से आपने शादी की है जिसको आप सरपंच का चुनाव लड़ा रहे हैं, तो वो सरपंच रहेगी, आप सरपंच पति के रूप में आप पीछे से सारा काम करेंगे? ऐसा नहीं है जी, मेरी जो घरवाली है वो 8वीं पास है और वो क्या नाम है सरपंची का कार्य काज सारा कुछ वो ही संभालेंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उनका काम संभालूंगी वो घर का काम संभाल, ऐसा कुछ नहीं है। सरपंची का काम मेरी घरवाली जो मैंने अब करी 8वीं पास वो ही संभालेंगे। मेवात के अंदर करीब 56 शादियाँ ऐसी हुई हैं कि जिनमें 12 शादियाँ तो ऐसी हैं कि जिनकी पहले पत्नी ऑलरेडी मौजूद है और दूसरी करके लेकर आए हैं, और करीब 56 शादियाँ ऐसी हैं जिन्होंने अपनी औरत बुज़ुर्ग हो गई, अनपढ़ हैं, लेकिन अपने लड़कों की, नाबालिग लड़कों की, जिनमें 18 साल का है, 19 साल का है, 17 साल का है, 20 साल का है, और उनको 21 साल से ऊपर की जो है 8वीं 10वीं पास जो है लड़कियों से जो शादी कराई है। इसी तरह दिलचस्प किस्सा है अकलीमपुर गांव के सरपंच दीन मोहम्मद का। 8 बच्चों के पिता दीन मोहम्मद ने हाल ही में 8वीं पास 22 साल की शाजिया से दूसरी शादी की है। उनकी सीट भी महिला के लिए आरक्षित हो गई थी। पहली पत्नी अनपढ़ थी, तो दीन ने अपने बेटे की शादी 8वीं पास एक लड़की से कर दी, लेकिन उम्र में चूक हो गई। इसके बारे में यह है, मैंने शादी की थी, उसकी उम्र पूरी नहीं थी, पढ़ी लिखी तो थी, पीछे पता पड़ा इस बात को, इसलिए शादी करनी पड़ी थी, मजबूरी है ये बात की। सरपंच के चुनाव के लिए 21 साल का होना जरूरी है, लेकिन पुत्र वधू 21 साल से कम की निकली। ऐसे में अपनी सरपंची बचाने के लिए दीन मोहम्मद को खुद ही दूसरी शादी करनी पड़ी। हाँ जी, पहले मैंने लड़के की शादी करी थी, वो पढ़ी लिखी थी, उसकी एज कम रह गई जी, 21 साल की कानून बता रहे थे, वो 20 साल की रह गई, इस वजह से ये करनी पड़ेगी जी। तो ये मजबूरी में करना? हाँ जी, इसकी उम्र एज सही है जी, और ये 8 पढ़ी। सरपंची बचाने की मजबूरी रही होगी। यूं दीन मोहम्मद या हनीफ बेवफा नहीं होते। कुछ भी हो, चाहे एक शादी करनी पड़े, चाहे 2 शादी करनी पड़ेगा, हमारी जो चौधराहट है, जो सरपंची की है, वो ना जाए। ये सबसे बड़े कारण एक ही है। दूसरा, जो आजकल जो पंचायतों में जो फंड आ रहा है, और उसकी तरफ भी जो है लोगों की नज़र होती है कहीं जो है, क्योंकि लोगों को पता होता है कि फंड में इतना पैसा है। क्योंकि अब अंदाज़े लगाएगी, अगर एक पंचायत में सरपंच पे 5-5, 8-8, 10-10 लाख रुपए जो जिस तरीके से ऑफ द रिकॉर्ड खर्च कर रहे हैं, तो जाहिर इनको निकलने का ज़रिया होगा। देखिए, मजबूत नहीं कर पाएंगे। ये तो वही जो पुराने दबंग हैं, जो छतरप हैं, वो इस्लाम की आड़ में ये गलत खेल खेल रहे हैं, और ये सिर्फ मुसलमानों में हो रहा है इधर मेवात। बाकी जगह जहाँ पर हिंदू लोग हैं उनके लिए तो ये ऑप्शन भी नहीं है। ये जो खेल खेला जा रहा है, वही सरपंच रहेंगे, वही सब कुछ होगा। और जो लेके आ रहे हैं, दूसरी लेके आ रहा है, कोई तीसरी लेके आ रहा है, ये बिल्कुल गलत है और समाज को बदनाम करने की कोशिश है। किस तरह उनकी दबंगई बाकी रहे, बस वही सब कुछ है। मेवात में दहेज का चलन बहुत है। यहाँ कहा जाता है कि लड़के ने अगर 10वीं पास कर ली तो दहेज में मोटरसाइकिल मिलेगी, और अगर BA पास कर ली तो एक कार। लेकिन जब से हरियाणा सरकार का फैसला आया है, उसके बाद से पढ़ी लिखी बहुओं की मांग इतनी बढ़ गई है कि एक मोटे अनुमान के अनुसार पिछले 4 महीनों में अकेले मेवात क्षेत्र में 200 ऐसी शादियां हुई हैं जिसमें दहेज के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं ली गई। नूह ब्लॉक के हुसैनपुर गांव के पूर्व सरपंच फतेह मोहम्मद पिछला सरपंच का चुनाव सिर्फ 1 वोट से हार गए थे। इस बार उनकी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो गई, तो अपने B.Tech पास बेटे फारूक की शादी बिना 1 पैसा दहेज के करवा दी। पड़ोस के राजस्थान से 8वीं पास बहू वो लेकर आए हैं, जिसको वो सरपंच का चुनाव लड़वाएंगे। मेवात में नया नारा है, पढ़ाई ही दहेज। बगैर दहेज के मेरे हिसाब से मेवात में 2 से शादियां तो हो गई होंगी कम से कम। 56 बता रहे हैं। अरे कुछ पैसा वैसा नहीं, पता ही नहीं। हमारे पिछोर में दादा हमने करी 56 तो 2 अच्छा 2 वाली 2 वाली 56। हमारा भी दादा है पिछोर, उसने एक अपने पोते को करी बगैर दहेज के, बड़ी लिखी लड़की लाया, जबकि अच्छा घर है। अगर वो शादी करता, मैं कह रहा हूँ 30-25 लाख का लुटाड़ा जरूर हो रहा है। शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ 3 अन्य शर्तें भी हैं।
उम्मीदवार के 2 बच्चों से ज्यादा नहीं होने चाहिए। घर में शौचालय होना जरूरी कर दिया गया है। इसके अलावा किसी सहकारी बैंक और बिजली विभाग का कोई बिल बकाया भी नहीं होना चाहिए। गांव वालों का कहना है कि सांसदों और विधायकों पर भी ऐसे ही नियम लागू होने चाहिए। ये तो मतलब जैसे छोटी पंचायत लेवल की इकाई, ग्राम लेवल की इकाई जो है, उस पर शर्तें थोपी गई, तो सांसद, हमारे एमएलए, एमपी है, इनके साथ भी यही होना चाहिए। ये तो सरकार वैसे ठीक किया सरकार ने, भाई शिक्षित पंचायत होनी चाहिए, लेकिन ऊपरली जो पार्लियामेंट है हमारी, वह भी शिक्षित होनी चाहिए, ग्रेजुएशन लेना चाहिए उसमें तो बल्कि। मैं तो कहता हूँ, मैं तो इसका समर्थन करता हूँ, विधायक और सांसदों पर ये लागू होनी चाहिए। वैसे बकाया बिजली बिल चुकाने के नियम से हरियाणा बिजली विभाग को खासा फायदा पहुंच रहा है। अब तक 30 करोड़ रुपए उसके खजाने में जमा हो चुके हैं। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे हम हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस जुगाड़ का कोई तोड़ क्या उनके पास है। ब्रेक के बाद हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर हैं। तो खट्टर साहब, ये जो नई व्यवस्था के तहत आप पंचायत चुनाव करा रहे हैं, इससे आपको लगता है कि पंचायत राज व्यवस्था कितनी मजबूत है? देखिए, पंचायत राज व्यवस्था जब से हमारे संविधान में इस प्रकार का ये विषय आया है, तब से हम लोग सोचते हैं कि जब तक नीचे समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग, जिनको इन सब चीज़ों की समझ ना हो, नियम कानून की व्यवस्था, अकाउंट्स की व्यवस्था, और आज की जो तकनीक हो गई है विकास के कार्यों को करवाने की, उस सारी की जब तक समझ नहीं होगी तब तक लगता है अनपढ़ लोग ये काम नहीं करते। अनुभव भी देख, अनुभव अपने में एक चीज़ होती है, लेकिन अनुभव लोगों का जो पुराने समय का है वो बहुत अच्छा है, ईमानदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उसमें कहीं कठिनाई नहीं है। लेकिन आज की टेक्निकल जो बातें हो गई हैं वो शायद ऐसे लोगों की समझ से भी ऊपर हो गई हैं। महिलाओं की साक्षरता बढ़ेगी, घर में लोग जो 8वीं पास बहू लाने की बातें इस समय कर रहे हैं। वहाँ पर बहुत सारी जगह हमने देखा मेवात इलाके में कि वहाँ शादियाँ हुई हैं जिनमें दहेज नहीं लिया गया। इससे मैं समझता हूँ एक डबल फ़ायदा होगा। जो एक अभियान चलाया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो उस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में स्वाभाविक रूप से बेटियों को पढ़ा करके और उनको इस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था के अंदर आगे लाने की जो इच्छा बनेगी, तो उससे बेटियाँ पढ़ेंगी भी सही। और जब पढ़ी लिखी बेटियाँ आएंगी तो सामाजिक बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसको हम अच्छा नहीं मानते हैं, वो भी शायद बंद होंगी, दूर होंगी, दहेज प्रथा नहीं होगी, पढ़ी लिखी बेटी आएगी, हमारी परिवार को संभालेगी। तो मैं समझता हूँ एक ही काम से कई प्रकार के लाभ होने वाले हैं। इसके साथ ही एक बहुत सख्त कानून, सख्त नियम और अपने और बनाए हैं कि किसी पे बकाया नहीं होना चाहिए, सहकारी बैंक का नहीं होना चाहिए, किसी बिजली विभाग का नहीं होना चाहिए। तो आपको लगता है कि और घर में, हर घर में शौचालय होना चाहिए जो चुनाव लड़ रहा है, तो आपको लगता है कि ये कुछ ज़्यादा सख्त नियम बना दिया? मैं समझता हूँ जब भी समाज में लीडरशिप की व्यवस्था होती है तो लीडर आखिर आदर्श और लीडरशिप दोनों जब जुड़ेंगे तो उनके ऊपर विश्वसनीयता बढ़ेगी। आज राजनीति में एक संकट आ गया कि लीडर्स के ऊपर विश्वसनीयता समाप्त होती चली जा रही है। अगर लीडरशिप में आदर्शवाद बढ़ेगा तो लीडरशिप पर विश्वास आएगा, राजनीति का शुद्धता होगी। बहुत सारे लोगों का कहना है कि इसकी शुरुआत सांसदों से और विधायकों से होनी चाहिए। आपको भी ऐसा लगता है कि उनको भी इसके दायरे में लाया जाना चाहिए? जिम्मेवारी का अपना अपना एक दायरा है। हमारा जिम्मेवारी का जो दायरा है वो एक प्रदेश है, और प्रदेश में कानून के आज के संविधान के हिसाब से जितना दायरा हमारा है, जितनी जिम्मेवारी हमारी है, उसको हमने पूरा करने का काम किया है। और यदि केंद्र में, देश में ये व्यवस्था होती है तो हमको अच्छा लगेगा और हम चाहेंगे कि ये हो। पंचायतों में भ्रष्टाचार की बात बहुत सामने आती है। आपने इतने सारे क्रांतिकारी कदम उठा लिए, लेकिन सोशल ऑडिट हो, साल में कम से कम 2 बार सोशल ऑडिट हो, ऐसी व्यवस्था आप लोग क्यों नहीं कर पाती? इतनी हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाती सरकार? हमने इसकी घोषणा कर दी है, बड़ा अच्छा आपने विषय निकाला। और इस घोषणा के अंतर्गत हम गाँव में जितने भी पूर्व सरपंच हैं, गांव के अंदर जो पढ़े लिखे लोग रिटायर हुए हैं, जो जेसीओ लेवल के सेना से ऐसे लोग रिटायर हुए हैं, ऐसे लोगों का एक 5 से 11 लोग गांव के साइज़ के हिसाब से इन लोगों की एक सोशल ऑडिट टीम बनाएंगे। हरियाणा के पंचायत चुनाव में अपनी चौधराहट को बनाए रखने या फिर उसे बचाए रखने के लिए जो जो जुगाड़ किया जा रहा है, उस पर गालिब का ये शेर सटीक बैठता है। रेखते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं कि अगले ज़माने में कोई मीर भी था। कैमरामैन सुमित के साथ विजय विद्रोही, गांव सांतड़ी, करनाल, एबीपी न्यूज़।